नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति के पद, कैसे उनका निर्वाचन होता है, उनकी नियुक्तियाँ क्या हैं, इन सब के बारे में बताया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके पश्चात इस वीडियो को देखें, जिससे टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में उसकी कार्यपालिका शक्ति आती है, उसकी क्षमादान की शक्ति आती है, विधायी शक्ति आती है, न्यायिक शक्ति, और राष्ट्रपति एक दलीय नेता के रूप में भी उसे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं तथा वह अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता है, इस रूप में भी उसे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो चलिए एक एक करके हम आज इनकी शक्तियों के बारे में देखते हैं। तो इनकी पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति को यद्यपि अमेरिकी शासन और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक प्रमुख उसकी कार्यपालिका शक्ति ही है। कार्यपालिका शक्तियों में भी इसकी पहली शक्ति है कानूनों को लागू कराना तथा व्यवस्था को बनाए रखना। चूंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है तथा वहाँ कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में तीनों में पृथकता और संतुलन दोनों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को भी अपनाया गया है। अतः विधायिका जो है, जो भी कानून का निर्माण करती है, उन कानूनों को एग्जीक्यूट कराने का कार्य जो है कार्यपालिका का कार्य ही होता है। अतः कानूनों को राष्ट्रपति के द्वारा ही लागू कराया जाता है तथा अमेरिका में जो शांति व्यवस्था इन सबको बनाए रखना भी राष्ट्रपति का दायित्व होता है। इनकी दूसरी शक्ति है प्रशासन का संचालन करना। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक भी होता है, अतः यह देखना राष्ट्रपति का प्रमुख संवैधानिक दायित्व होता है कि जो शासन के विभिन्न पदाधिकारी हैं, वह संविधान के उपबंधों के अनुसार अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर रहे हैं या नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु अध्यादेश, नियम, उपनियम या आदेश जारी किए जा सकते हैं। इनकी अगली शक्ति है नियुक्ति और पदच्युत की शक्ति। राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित होती है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति जो है वह वास्तविक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करते हैं और कांग्रेस पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। संविधान में संघ सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को वहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। पहला, वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श और उनके बहुमत की सहमति से ही नियुक्ति की जा सकती है, और दूसरा वे निम्न पद होते हैं जिन पर कांग्रेस की सहमति के बिना भी राष्ट्रपति स्वयं या विभागीय अध्यक्ष अथवा न्यायालय नियुक्तियां कर सकते हैं। जैसे संविधान के अनुसार कहा गया है कि राजदूत, अन्य प्रदूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, सचिव जो होंगे, नौसेना के जो उच्च अधिकारी होंगे, इन सब की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, परंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इन नियुक्ति की पुष्टि भी की जानी अनिवार्य होती है। इनकी अगली शक्ति है कार्यपालिका शक्तियों में सीनेट के प्रति शिष्टता। सीनेट के प्रति शिष्टता का तात्पर्य यह है कि अनेक संघीय पदों, विशेषतः राज्य विशेष से संबंधित जो संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, इसे ही सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि यह एक अलिखित नियम या परंपरा होती है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति जो होंगे अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा करते हैं जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य चुने गए हैं, जिसमें उनकी नियुक्ति करनी है। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते हैं तो वह निजी इच्छा से यदि नियुक्ति कर दें तो अन्य सदस्य जो हैं सीनेट के प्रति शिष्टता के नियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति की जा रही है उसको अस्वीकार कर देते हैं। अतः सीनेट के प्रति शिष्टता उनकी एक महत्वपूर्ण शक्तियों में आता है। इनकी अगली शक्ति है क्षमादान का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमा करने के अधिकार है, उनके दंडों को स्थगित करने या कम करने का भी अधिकार प्राप्त है।
राष्ट्रपति के द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को सर्व क्षमा भी प्रदान किया जा सकता है। इनकी अगली शक्ति है परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते जो राष्ट्रपति होते हैं वह अमेरिका की परराष्ट्र नीतियों का निर्धारण करते हैं और विश्व के अन्य राज्यों के साथ अमेरिका के परराष्ट्र संबंधों का भी संचालन करते हैं, यानी कि किस देश के साथ किस प्रकार के संबंधों को स्थापित करना है, इन सब का निर्णय भी करते हैं। अगला है इनकी शक्तियों में, कार्यपालिका शक्तियों में इनकी अगली शक्ति है राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति जो हैं वह राजदूतों एवं राजनीतिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर परराष्ट्र संबंधों के संचालन में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेते हैं। राजदूतों की नियुक्ति पर सीनेट की उनकी सहमति आवश्यक है, अतः अनेक बार राष्ट्रपति अपने विशेष अभिकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं जिन पर सीनेट के समर्थन की आवश्यकता नहीं रहती है, यानी कि अन्य ऐसे विशेष भी अभिकर्ता होते हैं जिनमें सीनेट की सहमति की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। इनकी अगली कार्यपालिका शक्तियों में है अमेरिकी विदेशी नीति का प्रवक्ता। राष्ट्रपति जो है वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो है अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य प्रवक्ता होते हैं तथा कांग्रेस को समय समय पर भेजे गए राष्ट्रपति के संदेशों द्वारा ही कई महत्वपूर्ण विदेश नीति संबंधी उद्घोषणाओं को जन्म देते हैं। इनकी अगली शक्ति है संधियां और प्रशासकीय समझौते करना। विदेश नीति से संबंधित राष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य जो है विदेशी राज्यों से संधि और समझौते करना होता है, लेकिन ये संधियां तभी वैध समझी जाएंगी जब सीनेट द्वारा अपने 2/3 बहुमत से इसे पुष्टि दे दी जाए। यानी कि संधि और प्रशासकीय समझौतों जो भी करेंगे राष्ट्रपति किसी देश के साथ, तो उसके लिए उन्हें 2/3 बहुमत से सीनेट से पास कराना पड़ता है। इसीलिए कितनी बार ऐसा होता है कि जो वे संधि करने के बजाय किसी भी दूसरे राष्ट्र के साथ प्रशासकीय समझौते कर लेते हैं। प्रशासकीय समझौते राष्ट्रों के अध्यक्षों के बीच किया जाता है, 2 राष्ट्रों के अध्यक्षों के बीच। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी हैं और अमेरिका के जो अभी जो बाइडेन है, तो इन दोनों के बीच प्रशासकीय समझौते जो हैं हो सकते हैं। तो इसके लिए सीनेट या फिर संसद से अनुमोदन की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए ज़्यादातर अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो ये लोग ज़्यादातर प्रशासकीय समझौते जो हैं कर लेते हैं। इनकी अगली शक्ति है विदेशों में अमेरिका के नागरिकों का संरक्षण। यह शक्ति अगर ना कहा जाए और कर्तव्य इनका कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि यह राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है कि वह विदेश यात्रा करने वाले और प्रवासी जो अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करें। यदि प्रवास काल में अमेरिकी नागरिक के साथ कहीं पर दुर्व्यवहार किया जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करके हट जाने की मांग भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो होते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेते हैं और अमेरिका के सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में विदेशी यात्राएं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उनका प्रभाव जो है दिन प्रतिदिन और भी इनका बढ़ता जा रहा है। इनकी अगली कार्यपालिका शक्तियों में आता है सशस्त्र बलों के प्रधान सेनापति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो हैं सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति भी हैं और इस नाते वह जिस प्रकार चाहें सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सशस्त्र बलों के जो उच्च पदाधिकारी हैं वो हमारे राष्ट्रपति हैं, सेनापति, वैसे ही अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्र की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व जो है राष्ट्रपति का होता है और इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसने यह स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार यह कहा गया है कि युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देने और युद्ध का संचालन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के घटना चक्रों में दिया जा सकता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति वहां के जो उस समय रूजवेल्ट थे वह प्रशासन द्वारा मित्र राष्ट्र को दी जाने वाली सहायता के कारण जापान द्वारा अमेरिकी जहाज जो पर्ल हार्बर था उसको नष्ट कर दिया गया और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि कांग्रेस को जापान और धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी ही पड़ी। अतः अधिकतर ऐसे केसेस होते हैं कि जो युद्ध की घोषणा होती है लगभग उन्हें कांग्रेस को माननी पड़ती है जो राष्ट्रपति कहते हैं। इनकी अगली दूसरी शक्ति है विधायिक शक्ति, यानी विधायिका से संबंधित शक्तियां। पहला है विधायी शक्तियों में यदि देखा जाए तो ऐसा माना गया है कि शक्ति विभाजन सिद्धांत तो वहाँ
शक्ति विभाजन सिद्धांत के आधारित होने के कारण वहाँ पे चूंकि अध्यक्षात्मक शासन अपनाया गया है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण अमेरिकी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण की शक्ति नहीं प्रदान की गई है। लेकिन संविधान निर्माता जो थे शक्ति विभाजन सिद्धांत की सीमाओं से परिचित हैं और उनके द्वारा राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में भी कुछ कार्य सौंप दिए गए। जैसे पहला है कांग्रेस को संदेश भेजना। संविधान में व्यवस्था की गई है कि समय समय पर राष्ट्रपति जो होंगे वह कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे और उनके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेंगे जिन्हें वह आवश्यक और लाभकारी समझते हैं। राष्ट्रपति जो होंगे कांग्रेस को वार्षिक संदेश भेजते हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं वार्षिक संदेश भेजते हैं कांग्रेस को। इन संदेशों में देश की जो सामान्य स्थिति होती है उस पर प्रकाश डाला गया होता है। प्रमुख समस्याओं पर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित ये करते हैं और आवश्यक कानूनों के निर्माण की भी यह सिफारिश कांग्रेस से कर सकते हैं। इनकी अगली शक्ति है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। ब्रिटेन सम्राट यानी जो ब्रिटिश सम्राट जो होते हैं और भारत के राष्ट्रपति जो है इन लोगों को के समान जो है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को साधारण दिनों में आमंत्रित या स्थगित नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को साधारण दिनों में आमंत्रित या स्थगित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों के स्थगन के प्रश्न पर मतभेद होने की स्थिति में वह उन्हें स्थगित कर सकते हैं। संविधान के अनुसार यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह कोई महत्वपूर्ण या अति आवश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस के चलते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ और दिनों तक चलाने का अनुरोध कर सकते हैं। इनकी अगली शक्ति है वीटो पावर से यानी निषेधाधिकार से संबंधित है। यह अगर कहा जाए तो यह सबसे महत्वपूर्ण शक्ति उनकी है। राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति है वह निषेधाधिकार की शक्ति है। संविधान में यह कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात विधेयक जो होगा कानून बनने के पूर्व यूएसए के जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है उनके पास भेजा जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ लोकसभा राज्यसभा से कोई भी कानून पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है उनके हस्ताक्षर के लिए, ठीक वैसे ही वहाँ पे भी वहाँ की कांग्रेस में जो दो सदन है सीनेट और प्रतिनिधि सभा, वहाँ से पारित होने के पश्चात विधेयक को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जो होंगे वह इस विधेयक को राष्ट्रपति को विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार नहीं, वहां पे सीमित निषेधाधिकार ही प्राप्त है। उनकी निषेधाधिकार की जो शक्ति है उसके दो रूप को देख सकते हैं। एक होता है विलंबकारी निषेधाधिकार और दूसरा है जेबी निषेधाधिकार। विलंबकारी निषेधाधिकार में क्या होता है कि जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और अपनी आपत्ति के साथ उसे सदन को लौटा देता है जिससे वह प्रारंभ हुआ था। परंतु यदि पुनः दोनों सदन उस विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं तो वह विधेयक जो है कानून बन जाएगा, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। अतः अगर देखा जाए तो विलंबकारी निषेधाधिकार जो है वह राष्ट्रपति की सीमित शक्तियों की ओर इशारा करता है। इनकी अगली शक्ति है जेबी निषेधाधिकार। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो और उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिनों तक विचार किया जा सकता है। ठीक है, 10 दिन के बाद जो है राष्ट्रपति बिना स्वीकृति के ही वह विधेयक जो है वह कानून बन जाता है। मतलब यदि 10 दिनों के अंतर्गत वह स्वीकृति दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो वह कानून बन जाता है। परंतु कहा गया है कि यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन ही समाप्त हो जाए, मतलब अगर अंतिम दिनों में कांग्रेस कोई विधेयक भेजती है राष्ट्रपति के पास और 10 दिनों के अंदर ही वह अधिवेशन, कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा है वह समाप्त हो जाए, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर यह विधेयक अपने आप ही क्या हो जाएगा, निषिद्ध हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निषेध करने की आवश्यकता नहीं होती और इसे राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। इसका अभिप्राय यह होता है कि राष्ट्रपति ने विधेयक को अपनी जेब में ही रख लिया है, इसे ना तो उन्होंने स्वीकार किया है और ना ही अस्वीकार किया है। इनकी अगली शक्ति है कार्यपालिका आदेश। निषेधाधिकार राष्ट्रपति को निषेधात्मक विधायी शक्ति प्रदान करता है, तो राष्ट्रपति के सकारात्मक विधायी शक्ति का प्रयोग जो है कार्यपालिका आदेश के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति को
शासन विषयक आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। कांग्रेस कानून बनाते समय केवल नीति का निर्देश कर देती है और उनके संबंध में विशद रूप से नियम बनाने का अधिकार जो है कार्यपालिका विभाग को दे दिया जाता है। यानी कि विधायिका यानी कि जो वहाँ की जो वहाँ पे विधायिका जो है वह सिर्फ नीति का निर्देश देती है कि इस विषय पे कानून बनाना है और उसको वृहद रूप कर देने का कार्य जो है कार्यपालिका विभाग ही करती है। इस व्यवस्था से लाभ उठाकर राष्ट्रपति शासन विषयक विभिन्न आदेश जारी करते हैं जिनका कानून के समान ही महत्व होता है। इसे ही प्रदत्त व्यवस्थापन या अध्यादेश शक्ति कहा जाता है। इनकी अगली शक्ति है न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, किंतु वह उन्हें पदच्युत नहीं कर सकते क्योंकि पदच्युत का अधिकार जो है महाभियोग के द्वारा ही चूंकि उन्हें पदच्युत किया जा सकता है संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को। अतः संविधान के अनुसार ऐसी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति जो है अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंडों को स्थगित कर सकते हैं या क्षमा करने की शक्ति उन्हें प्राप्त है। परंतु इस पे अगर देखा जाए तो दो पाबंदियां हैं और पहली पाबंदी इसमें यह है कि महाभियोग द्वारा यदि कोई व्यक्ति दंडित है तो राष्ट्रपति उसे क्षमा नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है सर्व क्षमा अर्थात एक साथ अनेक व्यक्तियों को भी क्षमा प्रदान कर सकते हैं। राष्ट्रपति की अगली शक्ति है एक दलीय नेता के रूप में। राष्ट्रपति चूंकि अपने दल का नेता होता है और इस रूप में उसे बहुत अधिक शक्तियां तथा प्रभाव प्राप्त होता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के जो चेयरमैन होते हैं उनको नियुक्त करता है और उनके परामर्श से दल के जो अन्य महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। उनके दल के जो पदाधिकारी दल की सभी महत्वपूर्ण नीतियों उसके दल के जो पदाधिकारी दल हैं उनकी सभी महत्वपूर्ण नीतियों और राष्ट्रीय समस्या के बारे में उससे परामर्श करते हैं और मतलब राष्ट्रपति से परामर्श करते हैं और राष्ट्रपति के विचार जो होते हैं सभी विषयों पर निर्णायक और महत्वपूर्ण होते हैं। यदि राष्ट्रपति के दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो तो वह दलीय नेता के रूप में विधि निर्माण कार्य भी अपनी इच्छा अनुसार करवा सकते हैं। इनकी अगली शक्ति है अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता के रूप में। इन सब के अतिरिक्त राष्ट्रपति जो है अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान के रूप में उसे जो स्थिति प्राप्त है उसके कारण वह दलीय नेता से ऊपर उठकर राष्ट्र का प्रतीक भी बन जाता है। यानी कि वह सिर्फ एक दल के नेता नहीं होते, वह पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं। राष्ट्रपति जो है वह अमेरिकी राजनीति के सर्वोच्च व्यक्तित्व होते हैं। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा ही किया जाता है तथा कठिन और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति जो है यानी कि वहाँ के जो नागरिक हैं उन्हीं की बुद्धिमत्तापूर्ण तथा प्रभावशाली नेतृत्व के लिए देखते हैं कि मतलब वे कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे उस संकटपूर्ण स्थिति का सामना किया जा सके। इन सब बातों में उसे राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की स्थिति प्रदान कर दी गई है। अतः अगर देखा जाए तो वास्तविक स्थिति जो है बहुत कुछ सीमा तक राष्ट्रपति के अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति की व्यक्तित्व पर यह निर्भर करती है कि वह इन सब शक्तियों का प्रयोग अत्यंत आक्रामक स्थिति में करते हैं या फिर नॉर्मल। जैसा कि कूलीज और बुचानन जैसे विद्वानों ने कहा है कि औसत व्यक्ति राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति का संकुचित रूप ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय राजनीति में एक साधारण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति हुए जैसे लिंकन, वुडरो विल्सन और रूजवेल्ट जैसे शक्तिशाली व्यक्ति जो हैं जीवन के सभी क्षेत्रों में राष्ट्र को शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान करते हैं और संकट काल में तो वह राष्ट्रपति पद की कोई भी वहाँ सीमा ही नहीं रहने देते। मुनरो ने भी लिखा है कि युद्ध काल में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उतनी ही अधिक हैं जितनी कि नेपोलियन या ओलिवर क्रॉमवेल की थी, लेकिन सामान्य काल में राष्ट्रपति एक तानाशाह की बात नहीं है वहाँ का, वरन वह एक प्रजातंत्रात्मक राज्य के सर्वोच्च प्रधान के रूप में कार्य करते हैं। अतः आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आज का वीडियो था जो कि खत्म हो चुका है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।